महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने का आधार। बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने के पक्ष में इन तर्कों पर बल दिया जा रहा है। नंबर का, बम्बई कभी महाराष्ट्र का अंग नहीं रहा। नंबर खा, बम्बई कभी मराठा साम्राज्य का अंग नहीं रहा। नंबर ग, बम्बई शहर की जनसंख्या में मराठी भाषियों का बहुमत नहीं है। नंबर ख, गुजराती लोग बम्बई के पुराने निवासी हैं। नंबर अंगा, बम्बई ऐसा व्यापारिक केंद्र है जिसका संबंध महाराष्ट्र के बाहर एक बड़े भूभाग से है, इसलिए बम्बई पर महाराष्ट्र का दावा ठीक नहीं है। बम्बई तो सारे भारत का है। नंबर 4, बम्बई में रहने वाले गुजराती भाषियों ने ही बम्बई के व्यापार और उद्योग में बढ़ोतरी की है। मराठी भाषी या महाराष्ट्र के निवासी तो केवल क्लर्की या कुलीगिरी करते हैं। व्यापार और उद्योग के मालिकों को अधिक संख्यक मेहनतकश मराठी भाषियों के राजनीतिक प्रभुत्व के तले रखना अनुचित होगा। नंबर 6, महाराष्ट्र बम्बई को अपने में केवल इसलिए मिलाना चाहता है ताकि वो बम्बई की बेसी कमाई से अपना गुजर बसर कर सके। नंबर जा, कोई भी बहुभाषी राज्य एक भाषी राज्य की तुलना में बेहतर होता है। बहुभाषी होना अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का चोट पहुंचाने वाला नहीं माना जाएगा। नंबर झा, प्रांतों का पुनर्गठन तार्किक आधार पर किया जाए, न कि राष्ट्रीय आधार पर। सबूत का दायित्व। इन बिंदुओं की जांच से ये स्पष्ट हो जाता है कि बिंदु 1 और बिंदु 2 इस अर्थ के प्राथमिक हैं कि इनमें हमें यह तय करने में सहायता मिलती है कि सबूत का भार किनके कंधों पर है। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि बम्बई महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो फिर इसे महाराष्ट्र से अलग करने के लिए सबूत देने का दायित्व अलगाववादियों पर आ जाता है, न कि उन पर जो इसे महाराष्ट्र का हिस्सा मानने का दावा करते हैं। इसलिए मैं पहले इन्हीं 2 बिंदुओं का विवेचन करूंगा। बिंदु संख्या 1 और 2, इतिहास का निर्णय अधिकतम। इन दोनों बिंदुओं पर इतिहास और भूगोल दोनों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा सकता है कि फिर मेरा दृढ़ निश्चय है कि इस मुद्दे का हल इतिहास की सहायता से नहीं निकाला जा सकता। पहली बात तो यह विचारणीय है कि निष्कर्ष निकालने हेतु आवश्यक आधार सामग्री का संग्रह करने के लिए हम कितना पीछे जाएं। निसंदेह जाति पुरातन इतिहास तो इस मामले में हमारी मदद करने में रहा है। हाँ, वर्तमान काल के भूत से हमें इस बारे में अवश्य सहायता मिल सकती है, किंतु इस मुद्दे को प्रभावित करने वाला जो निष्कर्ष इस कालखंड के भरोसे निकाला जाएगा, उस पर भी लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। इतिहास सम्मत कालखंडों में जन समुदायों के बीच जो संपर्क ज्ञात है, वे सब विजेताओं और विजितों के बीच के हैं। भारत और यूरोप दोनों पर यह बात लागू होती है कि किंतु इस प्रकार के संपर्कों के जो परिणाम निकले हैं, वे यूरोप और भारत से अलग अलग प्रकार रहे हैं। यूरोप में तो इस प्रकार के संपर्कों से परस्पर मेल न खाने वाले सामाजिक तत्वों के बीच समीकरण पैदा हुआ है। बार बार के अंतर्वर्गीय विवाहों से मूल गुणों
मोलकुलों का उच्छेदन हो गया। एक भाषा विशेष ने, चाहे वो अत्यंत उपयोगी भाषा रही हो, चाहे सर्वाधिक बोली समझी जाने वाली भाषा, उसने दूसरी भाषा को हटाकर उसकी जगह ले लेनी चाहिए। अगर एक ही देश में अनेक सभ्यताएं हैं और उनमें से कोई सभ्यता अन्यों से श्रेष्ठ है, तो उसने उन सबों को हटाकर स्वतः ही उनका स्थान ले लिया। समीकरण की यह सहज प्रवृत्ति जो यूरोप में दिखाई देती है, इतनी अधिक सबल है कि इसे प्रभावहीन करने के लिए कदम उठाने होंगे। भारत में कौन सी प्रवृत्ति काम कर रही है? निश्चय ही ये ऐसे समीकरण के खिलाफ है। मुसलमानों ने हिंदुओं पर विजय पाई, किंतु मुसलमान मुसलमान ही रहे और हिंदू हिंदू ही। मराठों ने गुजरातियों को जीता और कुछ वर्षों तक उन पर राज भी किया, किंतु गुजरातियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? कुछ भी नहीं। गुजराती गुजराती ही रहे और मराठी मराठे ही। चालुक्यों ने मराठों को जीता और इसी तरह सिलहरों ने भी उन पर विजय पाई, किंतु इन सभी के बीच समीकरण नहीं हो पाया। सभी वही बने रहे जो वे पहले थे। जब स्थिति ऐसी रही है, तो फिर भारत का इतिहास इस मामले में निर्णय तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकता है? आंतरिक उथल-पुथल एवं बाह्य आक्रमणों का इतिहास कभी किसी दुष्प्रभाव या गुजरी घटना से अधिक कुछ नहीं माना गया। यहाँ विजय अभियानों का कभी कोई अर्थ नहीं और न इनसे कुछ भी सिद्ध हो सका। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमस्ते।